नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट आ खड़ा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के, जिसके नाते 6 महीने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी के चलते उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और उनसे मदद मांगी है। लेकिन आपको याद होगा कि ये वही शिवसेना है जिन्होंने बीजेपी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सरकार चलाने के लिए और राजनीति में आने के लिए आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस बात से अनजान थे और इससे पहले जो विधान परिषद के चुनाव हुए उन्होंने उसमें चुनाव नहीं लड़ा और अब राज्यपाल से वो मदद मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे हैं, राज्यपाल से कह रहे हैं। 2 बार प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन दोनों बार कोई जवाब राज्यपाल से नहीं आया है, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा कारण है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और वहीं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि किस तरीके से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जनता के साथ धोखा किया है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना का गठबंधन इससे पहले हुआ करता था और इसी के नाते जो चुनाव हुआ लोगों ने शिवसेना को वोट दिया, जिसके बाद उनको पता था कि बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार आएगी। लेकिन शिवसेना ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए अपनी सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई, क्योंकि उसे मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा कदम उठाया और साथ ही महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने धोखा दिया था, जिसके बाद अब उनको परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि अमित शाह को भी पीछे कर दिया शरद पवार ने, राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन आज वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये है कि संविधान की उतनी ही समझ होनी चाहिए और राजनीति में अगर आपको रहना है तो जनता से अगर आप धोखा करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि ये लोकतंत्र की सरकार होती है और भारत में लोकतंत्र ही मायने रखता है। और भारत में लोकतंत्र है और उसको अगर आप तार-तार कर रहे हैं तो इसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। और महाराष्ट्र सरकार के समक्ष इसीलिए इतना बड़ा संवैधानिक संकट आकर खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की जनता आज त्राही-त्राही कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की तस्वीरें बाहर आती हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के संकट को लेकर हो या फिर जो आम जनता है उनकी, महाराष्ट्र सरकार हर तरीके से नाकाम है। महाराष्ट्र में चाहे वो शासन व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था, किस तरीके से आपने देखा है कि पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई और वहां पर भी उद्धव सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आकर उस मामले की दबाने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं पर जिस तरीके से कोरोना वायरस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, सरकार की नाकामी साफ नजर आती है। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बांद्रा में किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां भी पुलिस प्रशासन नाकाम रहती है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी नाकामी होती है सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, यानी कि उद्धव ठाकरे को ना सरकार चलाना आता है और ना ही उनको संविधान की जानकारी है। और इससे जो उद्धव ठाकरे हैं उनका ये साबित हो जाता है कि अभी वो राजनीति में नए हैं और कहीं ना कहीं इसमें एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस और एनसीपी का बड़ा हाथ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की 6 महीने की जो सरकार है इसके पीछे उन्हीं की रणनीति है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था है, उसको तो देखकर जनता यही कहेगी कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि पालघर की इतनी बड़ी घटना होती है, बांद्रा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पालघर की घटना में भी 2 से 3 हज़ार के बीच लोग इकट्ठा हो गए, बांद्रा में भी 3 हज़ार से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ पर भी सरकार की नाकामी सामने आती है। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, एक तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो शिवसेना की जो विचारधारा रही है उस विचारधारा से हटकर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ आकर उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, जिसका परिणाम आज शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। और इसी में आपको बताएं कि किस तरीके से इन्होंने राज्यपाल से मदद मांगी और राज्यपाल इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी राज्यपाल अगर उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, यानी 1 साल से अंदर की अवधि बची हुई है, तो उसमें वो किसी को मनोनीत नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से 6 जून का उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है।
इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं कर सकते, यानी वो विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, जिसके तहत उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की ही गलती है, क्योंकि इससे पहले उनको सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और इसमें उद्धव ठाकरे की ही पूरी गलती है। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट है, उसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही शिवसेना प्रधानमंत्री मोदी से ही मदद की गुहार कर रही है। लेकिन आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस संवैधानिक संकट से उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि ये संविधान का मामला है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संविधान का चलता है, किसी पद का नहीं चलता। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं वो सरासर गलत है। और मामला ये है कि उद्धव ठाकरे इस समय विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, वो बिना चुनाव लड़े ही राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक यदि सदन से बाहर का कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यानी कि किसी राज्य में अगर वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो वहां की विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने गलती करी और वो विधान परिषद या विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को एक केयरटेकर मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज संवैधानिक संकट है और उसके बीच उद्धव ठाकरे की जो कुर्सी है वो जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी की ही रणनीति है। क्योंकि इससे पहले जो विधान परिषद का चुनाव आया था उसमें उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ना चाहिए था। यहाँ पर जो चाणक्य कहे जा रहे थे शरद पवार, उनको ज्ञान देना चाहिए था। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस समय संजय राउत ने कई शायरियां बनाई थी जहां पर ये कह रहे थे कि 5 साल तक ही शिवसेना की मुख्यमंत्री होगा। और आज हमने चाणक्य को मात दे दी, यानी कि अमित शाह के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा था और कहा था कि अमित शाह को हमने मात दे दी और यहाँ पर हमने गठबंधन की सरकार बना ली। और इससे ये साबित होता है कि कोई कितना भी अपने आप को चाणक्य समझता हो, लेकिन आज राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही चाणक्य चलता है, वो है शरद पवार। लेकिन आज शरद पवार जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहते थे और संजय राउत जिन्हें चाणक्य कहते थे, आज उनकी राजनीति फेल हो चुकी है। और संजय राउत को आज प्रधानमंत्री मोदी से सलाह लेने के बजाय उद्धव ठाकरे को संजय राउत से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके से उस समय तंज कसा था वो आज उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप दूसरे को तंज कसते हैं और उसके बाद उसी के चरणों में जाके झुक जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी आपकी नाकामी होती है। क्योंकि आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की ही गठबंधन की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जरूरत शिवसेना को अभी भी बीजेपी की है। तो इससे पहले जो भी संजय राउत ने कहा आज उन पे ही उल्टा भारी पड़ रहा है, क्योंकि ना तो बीजेपी अब आज उनकी मदद कर सकती है और ना ही आज उनकी मदद प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो कर ही सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही कर सकती है, जिनके साथ उन्होंने धोखा किया था। और वहीं अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आखिर क्यों मनोनीत नहीं कर सकते, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि राज्यपाल कार्यकाल ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 का हवाला दिया है और जिसके मुताबिक किसी रिक्तता के संबंध में चुनाव या मनोनयन तब नहीं हो सकता जबकि उसका कार्यकाल 1 साल से कम का बचा हो। जिन 2 सीटों से उद्धव ठाकरे को मनोनीत किया जा सकता है उनका कार्यकाल 6 जून को पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से राज्यपाल भी इसमें मदद नहीं कर सकते हैं। और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और राज्यपाल ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उद्धव ठाकरे के पास 2 ही विकल्प होंगे। पहला है 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग विधान परिषद की खाली सीटों के लिए चुनाव का ऐलान करें और 27 मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरा कर परिणाम घोषित करें ताकि मुख्यमंत्री निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन के सदस्य बन सके। हालांकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और चुनाव आयोग इस पर चर्चा करेगा, उसके बाद ही परिणाम देगा कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव होंगे या नहीं।
और विधान परिषद के चुनाव न होने की स्थिति में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा और फिर दोबारा से शपथ लेनी होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में एक बड़ा पेच ये भी है कि मंत्रिमंडल की समस्त शक्तियां मुख्यमंत्री के निहित हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो समूचे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से सभी मंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ेगी।